ठीक है, देखो कल हमने फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ लिए थे, है ना। तो आज अपन पढ़ रहे हैं अभी स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड, जिसपे जेनर डायोड, हाँ सबसे पहले जेनर डायोड। ठीक है, जेनर डायोड का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है, ये सिंबल है जेनर डायोड का, ये ऐसा। तो ये ऑफ कोर्स इट इज पी साइड एंड इट इज एन साइड, बट ये स्पेशल यहाँ पे बना देते हैं जेनर डायोड। ठीक है, तो जेनर डायोड में इसका आइडिया कैसे आया, इसका यूज क्या होता है जेनर डायोड का। इट इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर, इट इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर के जैसा ये काम करता है, इसका यूज होता है ऐसा वोल्टेज रेगुलेटर। कब करता है ये, इट इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर इन रिवर्स बायस मोड, रिवर्स बायस मोड। जब आप इसको रिवर्स बायस मोड में यूज करते हो तो ये वोल्टेज रेगुलेटर के जैसे यूज होता है। उसका रीजन ये है कि हमने पीएन जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक देखे थे। रिवर्स बायस में देखो जेनर ब्रेकडाउन के बाद में वोल्टेज कैसा हो जाता है, कांस्टेंट, है ना। करंट की वैल्यू फ्लक्चुएट होती है बट वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल डायोड होते हैं, नॉर्मल डायोड जेनर ब्रेकडाउन के बाद खराब हो जाते हैं, मतलब आप दोबारा उनका रीयूज नहीं कर सकते। लेकिन जेनर डायोड की मैन्युफैक्चरिंग ऐसी होती है कि इनको जेनर ब्रेकडाउन रीजन में आप इजीली ऑपरेट कर सकते हो, ये खराब नहीं होते। तो जेनर डायोड की जो डोपिंग है, इनकी डोपिंग थोड़ी सी हाई रखी जाती है और मैन्युफैक्चरिंग इस तरह से होती है कि इनको जेनर ब्रेकडाउन रीजन में आप रिपीटेडली यूज कर सकते हो। नॉर्मल डायोड खराब हो जाते हैं, मतलब एक बार जेनर ब्रेकडाउन हुआ वो खराब हो गए, फिर आप उनको दोबारा यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन जेनर डायोड को आप रिपीटेडली यूज कर सकते हो, बार बार यूज कर सकते हो। दे आर हाईली डोप्ड, मतलब कि जो नॉर्मल डायोड होता है उससे इनकी डोपिंग का लेवल ज्यादा होता है। दे आर their doping level is more than normal diode। तो ऐसा मैं लिख दूं यहाँ पे, doping level is greater than नॉर्मल डायोड। नॉर्मल डायोड के कंपैरिजन में इनका जो डोपिंग लेवल होता है वो ज्यादा होता है, और डोपिंग लेवल ज्यादा होने से जो बैरियर पोटेंशियल है वो कम होती है, और दूसरा डिप्लेशन रीजन भी रिड्यूस हो जाती है डोपिंग लेवल ज्यादा करने से। ठीक है ना, तो ये कुछ टर्म्स मैंने यहाँ पे लिखा। अब अगर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखें जेनर डायोड का, तो जेनर डायोड का जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, ये आपने मान लो जेनर डायोड लगा दिया और यहाँ पे आपने एक वोल्ट मीटर ले लिया और यहाँ पे आपने अमीटर लिया, ठीक है, और फिर यहाँ पे आप बैटरी लगा दो। ठीक है, कंट्रोल करने के लिए एक रियोस्टेट लगा दो, एक की लगा दो और फिर बैटरी लगा दो। ये पी साइड और ये एन साइड, पी फॉर पॉजिटिव एंड एन फॉर नेगेटिव। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है जेनर डायोड का, ये सिमिलर टू इधर पे आपने लिया वोल्टेज V वोल्ट में और इधर पे आपने करंट लिया, तो मिली एम्पियर में करंट फ्लो होगा और इधर पे माइक्रो एम्पियर में करंट फ्लो होगा। तो फॉरवर्ड बायस में ये नॉर्मल डायोड के जैसा ही बिहेव करेगा, दिस इज इन फॉरवर्ड बायस रीजन, एंड रिवर्स बायस मोड में ये इस तरह से यहाँ पे जेनर ब्रेकडाउन रीजन पे देखोगे तो वोल्टेज यहाँ पे क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है, और करंट की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पे, फ्लक्चुएट हो जाती है। तो लेकिन ये खराब नहीं होता। तो फॉरवर्ड बायस में ये नॉर्मल डायोड के जैसा ही काम करता है, लेकिन रिवर्स बायस में देखो यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट हो गया और करंट की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे फ्लक्चुएट हो जाती है। अब सर्किट में इसका यूज कैसे करते हैं, तो जेनर डायोड के बारे में देखो, ये क्या हो गया, इसका सिंबल हो गया, इट इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर या वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में इसका यूज करते हैं। कौन से मोड में यूज करते हैं, रिवर्स बायस मोड में यूज करते हैं। डोपिंग लेवल
नॉर्मल डायोड से ज्यादा रखा जाता है, ठीक है। डोपिंग लेवल ज्यादा रखने से डिप्लेशन रीजन कम होता है, मतलब स्मॉल होता है नॉर्मल डायोड के कंपैरिजन में, और बैरियर पोटेंशियल भी कैसी होती है, कम होती है। तो ये स्पेशली डिजाइन किया जाता है, ठीक है, जिससे ये इस रीजन में आसानी से ऑपरेट होता है, और जब आप करंट सप्लाई बंद करते हो तो फिर से ये नॉर्मल हो जाता है। जबकि जो नॉर्मल डायोड होते हैं वो अगर एक बार रिवर्स बायस मोड में जेनर ब्रेकडाउन के ऊपर अगर वोल्टेज लगा दिया आपने तो वो खराब हो जाते हैं, परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। तो यही फर्क होता है किसमें, जेनर डायोड में और नॉर्मल डायोड में। तो फॉरवर्ड बायस में नॉर्मल डायोड के जैसा ही वर्किंग रहती है, और रिवर्स बायस मोड में ये एज अ वोल्टेज रेगुलेटर के फॉर्म पे यूज किया जाता है। अब मैं एक सर्किट यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना, सर्किट डायग्राम से अपन समझेंगे कि कैसे वर्क करता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए स्क्रीनशॉट इस पेज का? हेलो, देखो मैं सर्किट डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। नाउ दिस इज पेज नंबर 2, ठीक है। अभी देखो सर्किट पे ये इस तरह से जाएगा। यहाँ पे आपने एक जेनर डायोड ले लिए और इसको रिवर्स बायस मोड में हमको ऑपरेट करना है। इस पे दिया रहता है कि भाई इसका जो जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है सपोज 6 वोल्ट है, ये मान लिया मैंने कि ये दिया हुआ है इसका जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, पानी दे, ठीक है। ये सर्किट हमने लिए यहाँ पे, और सपोज ये एक लोड रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे आपको आउटपुट चाहिए, दिस इज द आउटपुट। मतलब ये लोड रेजिस्टेंस आपका कुछ भी हो सकता है भाई, बैटरी हो सकती है ना, कोई भी ऐसा कंपोनेंट हो सकता है या इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो सकता है जो जिसको कितना वोल्ट चाहिए, यहाँ पे मान लो 6 वोल्ट की कांस्टेंट पावर सप्लाई चाहिए, ठीक है। तो लोड रेजिस्टेंस का मतलब ये हो गया यहाँ पे, दिस इज एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस which require constant voltage, जिसको कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, मान लो 6 वोल्ट का चाहिए, तो आप यहाँ पे जो जेनर डायोड लगाओगे उसका जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज कितने का चाहिए, आपको 6 वोल्ट वाला चाहिए, जिससे इसके अक्रॉस में आपको कंटिन्यूअसली क्या मिलेगा, 6 वोल्ट कंटिन्यूअसली यहाँ पे मिलता जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे आपके पास एक अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई है, एक अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई है यहाँ पे आपके पास में, ठीक है। एक अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई है, और यहाँ पे आप क्या लगा देते हो, सेफ्टी रेजिस्टेंस लगा देते हो, और यहाँ पे आपके पास में एक अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई है, दिस इज प्लस एंड माइनस, देखो एन, ये एन साइड है और ये पी साइड है, तो ये रिवर्स बायस आपने बना दिए। मान लो यहाँ पे आपके पास 20 वोल्ट की अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई है, अनरेगुलेटेड मतलब वोल्टेज कम ज्यादा हो रहा है या करंट की वैल्यू कम ज्यादा यहाँ पे हो रही है, ठीक है ना। अब इसमें एक टर्म दिया रहता है कि मान लो जो करंट का वेरिएशन है, भाई यहाँ पे लोड करंट के कंपैरिजन में यहाँ पे जो करंट जा सकता है वो कितना होता है, यहाँ पे एक टर्म गिवन होता है, क्या गिवन होता है कि जो जेनर करंट है, मतलब यहाँ से जो करंट फ्लो होगा जेनर करंट, और यहाँ से जो करंट फ्लो होगा ये लोड करंट, जेनर करंट विल बी फ्लक्चुएटेड ओवर 5 टाइम्स ऑफ लोड करंट, मतलब लोड करंट जितना जा रहा है उसका 5 गुना तक यहाँ से करंट का फ्लक्चुएशन हो सकता है, बराबर भी हो सकता है लोड करंट, या 5 गुना तक ज्यादा यहाँ पे ये करंट को क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। डिपेंड करेगा कि ये मैन्युफैक्चरिंग इसकी कैसी हुई है,
जो मैन्युफैक्चरर है वो कैसा बता रहा है कि भाई यहाँ पे कितने करंट तक को ये बियर कर सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई है। एंड देन मैं यहाँ पे कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए इसको कितना टाइम्स कर देता हूँ, 4 टाइम्स कर देता हूँ कि भाई यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है वो लोड करंट के कंपैरिजन में 4 टाइम्स आप ज्यादा ले सकते हो। तो यहाँ पर देखो ये जो टोटल करंट आ रहा है, दिस इज टोटल करंट इज जेनर करंट प्लस लोड करंट, और फिर यहाँ से ये लोड करंट और यहाँ पर से कौन सा करंट आ गया आपका जेनर करंट, तो ये टोटल करंट आ रहा है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे कितना वोल्टेज फिक्स हो गया आपके पास 6 वोल्ट, यहाँ पे अवेलेबल कितना वोल्ट है 20 वोल्ट। इसका मतलब यहाँ पे कितने का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए, 14 वोल्ट का होना चाहिए, जिससे ये डायोड खराब होने से बचे। मतलब 6 वोल्ट से अगर आप ज्यादा लगाओगे तो ऑफ कोर्स ये डैमेज हो जाएगा, लेकिन आप 6 वोल्ट पे यहाँ पे अगर फिक्स कर दिए तो ये खराब नहीं होगा। करंट की वैल्यू कम ज्यादा इसमें हो सकती है। तो यहाँ से जो सेफ्टी रेजिस्टेंस, इसको आप क्या बोलते हो, दिस इज कॉल्ड सेफ्टी रेजिस्टेंस। ये सेफ्टी रेजिस्टेंस कहलाता है। सेफ्टी रेजिस्टेंस मतलब समझ गए, जो कि जेनर डायोड को डैमेज होने से बचाता है। अब आगे का जो कैलकुलेशन है, भाई करंट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो करंट की वैल्यू क्या आएगी, सो देयरफॉर करंट इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय R। तो सेफ्टी रेजिस्टेंस विल बी VS अपॉन I, ठीक है। यहाँ पे आपको वोल्टेज पता चल गया है, यहाँ पे कितना वोल्ट है, इट इज 14 वोल्ट। और करंट की वैल्यू अगर आप देखोगे तो टोटल करंट ये किसके बराबर आ गया, लगभग लगभग 5 टाइम्स मिली एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे जो लोड करंट है ये सपोज कितना ले लूंगा, 4 मिली एम्पियर अगर मैं ले लेता हूँ, ठीक है, कि भाई लोड करंट 4 मिली एम्पियर पे ये डिवाइस आपका अच्छे से ऑपरेट होता है, ठीक है। 4 मिली एम्पियर पे आपका जो डिवाइस है ये अच्छे से ऑपरेट होता है। तो यहाँ पे जो टोटल करंट आएगा ये लगभग लगभग कितना हो गया, 5 times of load current and 5 into 4 milliampere, that comes out to be 20 milliampere। तो यहाँ पे आप इसको कितने से डिवाइड कर लोगे, 20 मिलीएम्पियर से, तो सेफ्टी रेजिस्टेंस विल बी 14 अपॉन 20 किलो ओम के आसपास निकल के आ गया। मतलब ये बचेगा 1.4 डिवाइडेड बाय 2 किलो ओम, या नियरली 0.7 किलो ओम के बराबर का क्या लगाना पड़ेगा आपको, यहाँ पे सेफ्टी रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, जिससे ये सर्किट डैमेज होने से बचे। तो ये सेफ्टी रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। तो अब देखो, यहां से जब अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई आती है, अगर मान लो 4 मिली एम्पियर आ गया तो वो डायरेक्ट यहां से चला गया। 4 से ज्यादा अगर करंट होगा, मान लो 10 हो गया, तो 4 यहां से जाएगा और फिर 6 यहां से जाएगा। अगर मान लो यहां से करंट सप्लाई कितनी आ रही, 20 मिली एम्पियर की आ रही, तो 4 मिली एम्पियर यहां से चला जाएगा। बाकी का जो 14 मिली एम्पियर का करंट है वो कहां से जाएगा, आपका जेनर डायोड से जाएगा। क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज कैसा हो जाएगा, इसका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है और करंट की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाती है, करंट यहाँ पे वेरी कर सकता है। तो करंट की रेंज आपको ज्यादा मिल जाती है। तो जो भी एक्सेस करंट होता है वो कहां से पास हो जाता है, इजिली जेनर जेनर डायोड से एक्सेस करंट इजिली पास हो जाता है, और वोल्टेज कैसा बना रहता है, वहां पे कांस्टेंट बना रहता है, ठीक है। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। Now this is page number 3. नेक्स्ट है फिर फोटोडायोड।
फोटो डायोड। देखो तुमने फोटो सेल पढ़ा है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, फोटो सेल, फोटो सेल, हेलो, अरे फोटो सेल यस पढ़ा है? सर। हाँ, उसको पढ़ना है, अगर नहीं पढ़ा तो उसको पढ़ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो एप्लीकेशन है फोटो सेल, तो बिल्कुल वैसे ही ये फोटो डायोड है। फोटो डायोड का जो सिंबल है वो किस तरह का होता है, देखो यहाँ पे ये इस तरह से, मतलब ये हो गई यहाँ पे लाइट, और लाइट इसमें पड़ रही है और इसके कारण फिर यहाँ पे चार्ज कैरियर जनरेट होते हैं। तो फोटो डायोड का सिंबल आप ऐसा बना सकते हो, और ये किसमें काम करता है, इट इज यूज्ड इन रिवर्स बायस मोड। इट इज यूज्ड इन रिवर्स बायस मोड। रिवर्स बायस मोड में ये यूज होता है। फॉरवर्ड में भी कर सकते हैं, लेकिन फॉरवर्ड बायस में करंट में चेंज ज्यादा नहीं आता, इसलिए इसको किसमें यूज करते हैं, यहाँ पे रिवर्स बायस मोड में यूज करते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझ लो यहाँ पे इसके, ये पीएन जंक्शन डायोड हो गया एक, ये पी साइड और ये एन साइड, और यहाँ पे डिप्लेशन रीजन है। तो रिवर्स बायस मतलब पी को एन की तरफ और इसको यहां से आप कनेक्ट करोगे, एंड दिस इज द लोड रेजिस्टेंस। ये यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस है ना, ये एक लोड रेजिस्टेंस है। ऑलरेडी करंट फ्लो हो रहा है, बट ये करंट इतना फ्लो नहीं हो रहा है कि ये जो लोड रेजिस्टेंस है ना ये एक्टिव हो। एक्टिव मतलब समझ गए, जैसे जो ऑटोमेटिक स्विच होते हैं या जो सेंसर होते हैं, ठीक है, जैसे आप लोग शॉपिंग मॉल में गए होंगे और अपन जैसे ही दरवाजे के सामने जाते तो दरवाजा खुलता है कि नहीं, सेंसर लगे होते हैं उसमें, समझ गए? अरे शॉपिंग मॉल में, यस सर। है ना, अपन गए तो अपनी बॉडी की जो हीट रेडिएशन आती है ना वो सेंसर उस पे पड़ती है, अपनी बॉडी की हीट रेडिएशन इस पे पड़ती है, तो पहले से सर्किट क्लोज होता है। तो जैसे हमारी बॉडी की हीट रेडिएशन उस पे पड़ती है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसके डिप्लेशन रीजन में पड़ती है। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होना चाहिए एनर्जी बैंड गैप से। तो यहाँ पर के एनर्जी बैंड गैप से ये ज्यादा की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब डिप्लेशन रीजन में पड़ती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड होल के जो पेयर हैं वो जनरेट होते हैं, और जैसे ये जनरेट होते हैं इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर, ये होल इधर चला जाता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, तो सर्किट में अचानक करंट की वैल्यू बढ़ती है। तो जैसे ही करंट बढ़ेगा तो ये जो लोड रेजिस्टेंस है ये क्या होता है, एक्टिव हो जाता है, मतलब रिस्पॉन्ड करना चालू कर देता है। जैसे आप ये समझ लो, जैसे हम घर में जो टेलीविजन देखते हैं ना, जब वो 200 वोल्ट उसको पूरा मिलेगा तो वो वर्क करता है। अगर मान लो आप उसमें 50 वोल्ट दे दोगे तो वर्क करेगा क्या, करंट फ्लो होगा लेकिन वर्क नहीं करेगा, बस चालू हो जाएगा, मतलब हो सकता है कुछ बल्ब उसमें जल जाए, बाकी एक्टिव नहीं होगा, वो चलेगा नहीं, है ना। तो वैसे ही ये जो लोड रेजिस्टेंस होता है इसमें करंट फ्लो हो रहा है, अगर ये रेडिएशन का आना बंद हो गया तो ये एक्टिव नहीं होगा, या यहाँ पे जो सायरन लगा होगा वो बजेगा नहीं, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ी डिप्लेशन रीजन में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड होल के पेयर जनरेट होते हैं, जिसके कारण करंट की वैल्यू अचानक क्या होती है, यहाँ पर से बढ़ती है, और करंट की वैल्यू बढ़ने के कारण ये जो लोड रेजिस्टेंस है ये एक्टिव हो जाता है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट ऑन डिप्लेशन region which produce electron and hole pair, बाइसिंग के कारण ये तुरंत सेपरेट होते हैं, and due to this current in the circuit is increases, current in the circuit is increases, सर्किट में करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, करंट इन द सर्किट इज इंक्रीजेस, और जैसे करंट इंक्रीज होता है ये जो सेंसर लगा होता है, मतलब आप लोड रेजिस्टेंस आप जिसको बोल रहे हैं वो एक्टिव हो जाता है और आपको इसका रिस्पॉन्ड पता चलता है, ठीक है। तो फोटो डायोड इट इज यूज्ड इन रिवर्स बायस मोड, और इसके क्या बनते हैं यहाँ पे, ऑटोमेटिक स्विच, इट इज यूज्ड एज ऑटोमेटिक स्विच, और सेंसर्स इसके बनते हैं यहाँ पे, सेंसर्स एंड
ऑटोमेटिक स्विचेस के फॉर्म पे इसका यूज होता है। ठीक है, जैसे हैंड ड्रायर में अपन ने हाथ सामने किया, उसका ड्रायर चालू हो गया, हाथ अपन ने हटा लिए, ड्रायर बंद हो जाता है। तो ये वही सेंसर होते हैं। मतलब हमारे हाथ को हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारे हाथ की जो हीट रेडिएशन है डिप्लेशन रीजन में पड़ेगी और करंट की वैल्यू यहाँ पे बढ़ती है, जिसके कारण ये जो लोड रेजिस्टेंस है एक्टिव हो जाता है, मतलब ऑटोमेटिक स्विच के जैसा ये काम करता है। तो अब बात हम कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होल के पेयर हैं ये फॉरवर्ड बायस में भी जनरेट होते हैं, फिर रिवर्स बायस में इसका यूज क्यों किया जाता है? तो रिवर्स बायस में इसका यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखें पीएन जंक्शन डायोड की, तो ये इस तरह से होता है ना। सो दिस इज इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस एंड दिस इज द केस ऑफ रिवर्स बायस। यहाँ पे आपने करंट लिया, ये मिली एम्पियर में है और यहाँ पे किसमें है, माइक्रो एम्पियर में। तो जो चेंज होता है करंट का, करंट में जो चेंज आएगा, फ्रैक्शनल चेंज इन करंट, डेल्टा आई अपॉन आई, दिस इज फ्रैक्शनल चेंज इन करंट, फ्रैक्शनल चेंज इन करंट। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ेगी तो करंट चेंज होगा, लेकिन फॉरवर्ड बायस में ये जो डिनोमिनेटर का करंट है वो मिली एम्पियर में और रिवर्स बायस में किसमें, ये माइक्रो एम्पियर पे। तो फ्रैक्शनल चेंज इन करंट डेल्टा आई अपॉन आई इन मिली एम्पियर, ये जो डेल्टा आई है ये किसके कारण आ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कारण डेल्टा आई आया है। तो ये लगभग 10 टू द पावर 3 टाइम्स डेल्टा आई बनेगा। ठीक है, एंड रिवर्स बायस मोड में, ये कौन से मोड में, यहाँ पे दिस इज इन फॉरवर्ड बायस मोड। और रिवर्स बायस मोड में क्योंकि करंट माइक्रो एम्पियर में फ्लो होता है, तो ये जो वैल्यू होती है लगभग 10 टू द पावर 6 टाइम होती है रिवर्स बायस मोड। इसलिए फोटो डायोड को रिवर्स बायस मोड में यूज किया जाता है, क्योंकि फ्रैक्शनल चेंज इन करंट ये किसमें ज्यादा अपीयर होता है, रिवर्स बायस मोड में ज्यादा अपीयर होता है। फॉरवर्ड बायस में भी यूज कर सकते हैं, बट एज अ फोटो डायोड के जैसे इसकी जो वर्किंग होगी ना वो उतनी रिस्पॉन्सिव नहीं होगी जितनी कौन सी मोड में होती है, रिवर्स बायस मोड में होती है। इसलिए इसको रिवर्स बायस मोड में यूज किया जाता है, क्योंकि फ्रैक्शनल चेंज इन करंट इज ग्रेटर इन रिवर्स बायस मोड। और अगर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ कर दें, यहाँ पे कर्व प्लॉट करें, इधर पे वोल्टेज लिए अपन ने भी वोल्ट में और इधर पे करंट आ गया माइक्रो एम्पियर में, तो जो ग्राफ आएगा इसका ये ऐसा कुछ ग्राफ आता है। मान लो ये इंटेंसिटी I1 के लिए, I2 के लिए, तो जो इंटेंसिटी है I2 इज ग्रेटर देन I1, ये किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पे इंटेंसिटी को डिनोट कर रहा है। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएगी, रिवर्स सैचुरेशन करंट उतना ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे जितना ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएगी, ये रिवर्स सैचुरेशन करंट की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो ये जो ग्राफ होता है इसका ये इस तरह से है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं बोर्ड में कि फोटो डायोड को रिवर्स बायस में ही क्यों यूज किया जाता है, तो उसका सीधा सा आंसर होता है फ्रैक्शनल चेंज इन करंट इन रिवर्स बायस इज ग्रेटर देन फ्रैक्शनल चेंज इन करंट इन फॉरवर्ड बायस मोड। इसलिए जो लोड रेजिस्टेंस होता है उसकी जो ऑटोमेटिक एक्शन होती है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव होती है किसमें, रिवर्स बायस मोड में। इसलिए इसको रिवर्स बायस मोड में यूज किया जाता है। ठीक है, तो यही इसका आंसर होता है। क्लियर हो गया इतना? स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। ये समझ गए फोटो डायोड। अब आते हैं एलईडी कहाँ पे यूज होता है। आजकल तो एलईडी बल्ब आने लगे ना, एलईडी टीवी आने लगी, एलईडी बल्ब आने लगे। ठीक है, रिमोट पे भी एलईडी लगी होती ना, रिमोट पे देखा है कि नहीं? Now this is page number 4 of LED.
एलईडी मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी मतलब लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड, ये एलईडी का मतलब यहाँ पे लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी। जो लाइट एमिटिंग डायोड होते हैं, एलईडी जो होते हैं ना, ये कैसे वर्क करते हैं देखो। इनका जो सिंबल होता है वो इस तरह से आएगा। ये फोटो डायोड का उल्टा बनाना है, मतलब यहां पर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी इट इज लेस देन और इक्वल्स टू एनर्जी बैंड गैप। ये एनर्जी बैंड गैप या उससे कम की एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है। जैसे लेट एनर्जी बैंड गैप सपोज 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तो फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएगी, सो देयरफॉर एनर्जी विल बी Eg। आप यहाँ पे Sc बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू Eg इक्वेट कर दो, तो वेवलेंथ विल बी Sc अपॉन Eg, और ये मैंने तुम लोगों को सिखाया 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, वेवलेंथ विल बी 12400 डिवाइडेड बाय 1.2 एंगस्ट्रॉम, इससे डिवाइड कर दोगे तो ये क्या कैलकुलेट हो जाएगी, यहाँ पर कितनी रेडिएशन यहाँ पे, कितनी वेवलेंथ की रेडिएशन यहाँ पे एमिट हो रही है, ये कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है, एलईडी में। तो अब यहाँ पे जो आंसर आ रहा है ये बहुत ज्यादा वेवलेंथ आ रही है इसकी, है ना, वेवलेंथ ज्यादा है ना, 12400 डिवाइडेड बाय अगर मैं 1.2 करूं तो वेवलेंथ लगभग कितनी आती है यहाँ पे, लगभग वेवलेंथ मिलेगी इसमें, कौन से रीजन में ये वेवलेंथ आएगी, वेवलेंथ आ रही है 10,333, so it is nearly 10,333 एंगस्ट्रॉम, और ये इंफ्रारेड रीजन में होती है। तो अब कुछ पीएन जंक्शन डायोड ऐसे बनाए जाते हैं कि जिसका एनर्जी बैंड गैप यहाँ पे ज्यादा होगा तो ये वेवलेंथ कम आएगी, मतलब विजिबल लाइट पे आप इसको ला सकते हो, जैसा कि बल्ब में आजकल यूज होता है ना, या फिर आपने रिमोट पे देखा होगा, उसमें एक बल्ब लगा होता है ना, उसमें रेडिएशन दिखेगी तो नहीं, जैसे ये रेडिएशन आपको दिखेगी नहीं क्योंकि इंफ्रारेड पे चली गई, ठीक है, तो रिमोट में भी एलईडी लगी होती है, उसको देखना, कभी कभी उसमें लाल लाइट जलता है, तो वो हायर एंड की साइड है। और बल्ब में जो हम एलईडी यूज कर रहे हैं उस पे इस तरह के सेमीकंडक्टर हम यूज कर रहे हैं, या डायोड हम इस तरह का यूज कर रहे हैं कि जिसका एनर्जी बैंड गैप कुछ इस तरह से सेट किया जाता है कि वेवलेंथ आपको विजिबल स्पेक्ट्रम में मिलती है। कुछ लेजर भी बनते हैं, डायोड लेजर भी होते हैं ना, तो ये इसका सिंबल हो गया। एंड एलईडी अब बताने की जरूरत नहीं है कि इसका यूजेस कहाँ कहाँ पे होता है, लाइट एमिटिंग डायोड है ना, तो यूजेस आप लोगों को लिखना है कि इनका यूजेस कहाँ कहाँ पे है। इट इज यूज्ड इन फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस मोड में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। फोटो डायोड को रिवर्स बायस में और इसको किसमें यूज किया जाता है, रिवर्स बायस में। तो फोटो डायोड और एलईडी, फोटो डायोड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, मतलब लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और इसमें कौन सी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ये फॉरवर्ड बायस में यूज किया जाता है। एंड सपोज दिस इज द पीएन जंक्शन डायोड, ये पी साइड और ये एन साइड, यहाँ पे आपने इसको फॉरवर्ड बायस में लगा दिया, तो जब इलेक्ट्रॉन एंड होल के पेयर एक दूसरे से रिकम्बाइन होते हैं, यहाँ पे ये होल हो गया और ये इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इस प्रोसेस पे यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, एमिट होती है। तो डिप्लेशन रीजन में जब इलेक्ट्रॉन एंड होल के पेयर ठीक है एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ पे एमिट होती है। तो इन डिप्लेशन रीजन when electron and hole pair recombine, they produce
दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ कितनी होगी आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलरली फोटोडायोड में कौन सी रेडिएशन से एक्साइट होगा उसके लिए भी यही कैलकुलेशन होता है। मतलब जो कैलकुलेशन है फोटोडायोड और एलईडी का वो इसी तरह से रहते हैं उनके। तो इन डिप्लेशन रीजन व्हेन इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकंबाइन दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम पे बना दिया है, ठीक है। एंड इसमें हो क्या रहा दोनों में, फोटोडायोड एंड एलईडी में, देखो कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, लाइट एनर्जी, और यहां पे मैंने लिख दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है और एक में इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, मतलब फोटोवोल्टाइक इफेक्ट इसको बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड फोटो वोल्टाइक इफेक्ट। फोटो मतलब लाइट एंड वोल्टाइक मतलब करंट से रिलेटेड, तो फोटो वोल्टाइक इफेक्ट इसको कहा जाता है। लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। तो ये किसका प्रिंसिपल होता है, लाइट इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही, मतलब ये है फोटो डायोड, और ये कौन सा है, एलईडी है। तो फोटो डायोड में क्या होता है, लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है, और एलईडी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। मतलब ये दोनों किस पे बेस्ड है, यहाँ पे फोटोवोल्टाइक इफेक्ट पे बेस्ड होते हैं, ठीक है, समझ गए। अच्छा, इनका एडवांटेज क्या है, जो कन्वेंशनल आपके लाइट एमिटिंग डिवाइसेस होते हैं, जैसे जो कन्वेंशनल बल्ब होते हैं आपके सीएफएल हो गए या पुराने जमाने के जो बल्ब हो गए, उसके कंपैरिजन में ये ज्यादा बढ़िया कैसे होते हैं, बता सकता कोई क्या। सर उसमें हीटिंग के कारण बहुत ज्यादा करंट यूज होता है। हाँ, एनर्जी एनर्जी बहुत ज्यादा यूज होती है, और गिरने पे अगर गिर गए तो टूट जाएंगे। ये जल्दी टूटते हैं क्या ये एलईडी? नो सर। नहीं टूटते हैं ना, ठीक है। और कम करंट पे या कम वोल्टेज पे भी ये ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, मतलब ज्यादा लाइट जनरेट करते हैं। जबकि उसमें जैसे जो पुराने बल्ब थे, तुम याद करो 100 वाट का बल्ब लगाते थे, कितनी लाइट आती थी। आजकल जो एलईडी बल्ब आ रहा है वो 5 वाट का एलईडी भी उतनी लाइट दे देता जितना पुराने टाइम पे 100 वाट का बल्ब देता था, है ना, फिलामेंट वाला। फिर सीएफएल आए तो उसमें और वोल्टेज कम हो गया, वो 30-40 वोल्ट में ऑपरेट होते थे उतने, जैसे ट्यूबलाइट वगैरह में होता था। लेकिन जो एलईडी बल्ब है उतनी ही लाइट ये 10-12 वाट में आसानी से दे देते हैं, समझ गए कि नहीं। तो ये एक कॉस्ट इफेक्टिव भी हो गए और दूसरा पावर सेविंग डिवाइस भी हो गए, है ना। तो ये इनके एडवांटेजेस हैं कन्वेंशनल कन्वेंशनल जो सोर्स थे लाइट के, है ना, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, समझ गए कि नहीं। हेलो, फॉरवर्ड बायस में इसीलिए यूज किया जाएगा क्योंकि चांसेस, फॉरवर्ड बायस में यूज करोगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर के रिकंबाइन होने के चांस इसमें ज्यादा होंगे बजाय रिवर्स बायस के, क्योंकि इसमें करंट फ्लो होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। मतलब पी साइड के होल एन साइड की तरफ जाएंगे और एन साइड के इलेक्ट्रॉन पी साइड की तरफ आएंगे, तो ज्यादा चांसेस रहेंगे इलेक्ट्रॉन एंड होल के पेयर को रिकंबाइन होने के लिए, इसलिए फॉरवर्ड बायस में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। एंड नाउ नेक्स्ट है फिर सोलर सेल, नेक्स्ट हेडिंग सोलर सेल। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए स्क्रीनशॉट। Now this is page number 5, हाँ, सोलर सेल। सोलर सेल, देखो सोलर सेल कैसे बनते हैं, तो ये भी किस पे बेस्ड होते हैं, इनका प्रिंसिपल क्या है, बेस्ड ऑन फोटोवोल्टाइक इफेक्ट
फोटो वोल्टाइक इफेक्ट, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट पे ये भी बेस्ड है, ठीक है। एंड नो बायसिंग इज रिक्वायर्ड, नो बायसिंग इज रिक्वायर्ड। ये खुद क्या प्रोड्यूस करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ये क्रिएट करते हैं। तो जनरली इस पे इनका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि जैसे इस पे सोलर रेडिएशन पड़ती है, ये पीएन जंक्शन डायोड मैंने लिया यहाँ पे, ठीक है। मतलब इसमें बायसिंग की जरूरत नहीं है, ये आपने लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोज लगा दिया, ठीक है। तो बिना बैटरी के ये लोड रेजिस्टेंस ऑपरेट होगा। जब यहाँ पे सुटेबल एनर्जी की रेडिएशन इस पे पड़ेगी तो इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एनर्जी बैंड गैप, और इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड होल के पेयर जनरेट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे खुद की जो पीएन जंक्शन डायोड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, किस डायरेक्शन पे होती है, यहाँ पे पी से एन की तरफ होती है ना। और इसके कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये किधर मूव कर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कौन से साइड चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स दिस साइड एंड होल मूव टुवर्ड्स दिस साइड। इसके कारण यहाँ पर का जो पोटेंशियल है, इधर पे आप एक प्रकार बोल सकते हो पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा ज्यादा, और इस साइड पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गए, और इसके कारण आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, ये दोनों टर्मिनल की तरफ, पी साइड और एन साइड, और इसके कारण यहाँ पे सर्किट में क्या होता है, करंट फ्लो हो जाता है। तो ये सोलर सेल किस पे बेस्ड है, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट पे। लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, किसी भी टाइप की कोई बाइसिंग की यहाँ पे जरूरत नहीं है। और अगर आप इसका जो कर्व देखोगे, इधर पे भी लिया आपने वोल्ट पे और इधर पे आपने करंट लिया, तो इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से आता है, दिस इज ओपन सर्किट वोल्टेज एंड शॉर्ट सर्किटेड करंट। ये ओपन सर्किट में मान लो आपने लोड रेजिस्टेंस नहीं लगाया तो कितना वोल्टेज यहाँ पे क्रिएटेड है, और अगर आप करंट फ्लो करा दे रहा है यहाँ पे तो ये शॉर्ट सर्किटेड करंट है, ये इसकी वैल्यू, दिस इज द शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। तो इट इज शॉर्ट सर्किट करंट, और ये जो टर्म है यहाँ पे इट इज ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज। तो किसी भी टाइप की बाइसिंग की जरूरत नहीं होती। मैं इसके मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं जा रहा हूँ कि किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग होती है, हमारे लिए जितना काम का मैंने उतना ही बताया यहाँ पे, ठीक है। तो इसके डिप्लेशन रीजन पे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन एंड होल के पेयर जनरेट होते हैं, और ये सेपरेट हो जाते हैं अपनी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। इसके कारण दोनों एंड पे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, बस इतना ही है। हाँ।